आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ज्यामिति। ज्यामिति जो वर्ड है वो यूनानी शब्द जियोमेट्री दो वर्डों से बना है। ये जियो एंड मेट्रोन। जियो का मतलब होता है भूमि और मेट्रोन का मतलब होता है उसका माप। तो भूमि के माप से संबंधित जो शाखा है वो हमारी क्या है? जियोमेट्री है। देखिए पुराने समय से ही हर एक सभ्यता में, चाहे वो चाइना की सभ्यता हो, चाहे वो भारत की सभ्यता हो, चाहे वो यूनान की हो, चाहे वो मिस्र की हो, कहीं की भी सभ्यता है, वहाँ के लोगों को अपने घर बनाने के लिए, अनागार बनाने के लिए, नहरों के निर्माण के लिए या पिरामिड बनाने के लिए सब में ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी। मतलब इन्होंने ये नाम हमें बाद में मिला है, लेकिन जो भी चीज़ें बनानी थी उनको आवश्यकता महसूस हुई और उन संरचनाओं को वो इकट्ठा करते गए। फिर उनका चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो पत्तों के थ्रू नॉलेज गई है या फिर बाद में पुस्तकों में लिखी गई है। इस तरह से हमारी इस ज्यामिति का निर्माण हो गया। अगर हम पिरामिड की बात करें, देखिए मिस्र में जो पिरामिड बने हुए हैं आपने देखे होंगे, वो इस तरह के आपने टीवी में देखा होगा या फिर बुक में देखा होगा। इस तरह के नीचे त्रिभुज है, तीनों तरफ भी त्रिभुज से बना हुआ है, और नीचे हो सकता है कि चतुर्भुज हो, ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया, ये हो गया, नीचे चतुर्भुज है। पंचभुज भी हो सकता था, नीचे कुछ भी हो सकता था। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अन्य जिनका आधार और किसी एक बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पिरामिड कहलाते हैं। तो मिस्र में बहुत सारे पिरामिडों की रचना है। बिना ज्यामिति के ऐसा संभव नहीं हो सकता था। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर हैं, उस समय का जो समाज था पूरा विकसित था। वहाँ के घरों का निर्माण देख लीजिए आप, वहाँ की नालियों का निर्माण देख लीजिए, बिना ज्योमेट्री के पॉसिबल नहीं है। उनकी सड़कें 90 डिग्री पे कट करती हैं। उनके जो घर बने हुए हैं व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं, अन्नागार, सनानागार। और उनकी ईंटों का अगर हम बात करें, जो ईंटें हैं वो 4:2:1 रेशो में, मतलब जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा आपको इस रेशो में मिलेंगी। तो इसका मतलब जो पुरानी सभ्यता के लोग थे वो ज्योमेट्री से भली भांति परिचित थे, उनको इसके बारे में पूरी तरह से पता था। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, एक थेल्स हुए हैं यूनानी गणितज्ञ। सबसे पहले थेल्स ने कोई प्रूफ दिया था, और वो प्रूफ क्या था? ज्ञात जो उत्पत्ति मिलती है वो थेल्स की मिलती है हमें। उसने कहा था कि किसी वृत्त का जो व्यास है, किसी वृत्त का व्यास उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये थेल्स की सबसे पहली मनुष्य को ज्ञात उत्पत्ति पता है। इसके बाद इसके जो शिष्य थे पाइथागोरस और अन्य जो शिष्यों ने बहुत सारी ज्यामिति रचनाएं के प्रूफ दिए। जैसे पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बहुत सारे आगे ज्यामिति प्रूफ हमें मिले। अभी तक जो ज्ञान था 300 ईस्वी पूर्व तक, जो ये ज्ञान था ये अव्यवस्थित था। इसको सबसे पहले व्यवस्थित उस समय मिस्र के एक जो गणितज्ञ हुए हैं यूक्लिड, ये मिस्र के थे। यूक्लिड ने उस समय के जो ज्ञान था, अव्यवस्थित था, उन्होंने उस सबको इकट्ठा किया और अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में उसको इकट्ठा कर दिया, लिख दिया। एलिमेंट्स में जो उसके चैप्टर हैं 1 से लेकर 13 तक अध्याय, वो सारी इन्हीं रचनाओं से हैं, जो ज्यामिति की रचनाओं से है, संबंधित है। तो सबसे पहले किसको जाता है श्रेय इकट्ठा करने का? यूक्लिड को श्रेय जाता है। अब हम यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और एक्सियम पोस्टुलेट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूक्लिड की अभिगृहित और अभिधारणाएं
करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें यूक्लिड की परिभाषाएं, उन्होंने अपनी बुक में 23 परिभाषाएं दी हैं, उनमें से हमने कुछ यहाँ पे ली हैं। देखिए उस समय के, यूक्लिड के समय के जितने भी यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को एक मॉडल के रूप में, मतलब हमारे जो विश्व को था एक मॉडल के रूप में लिया था। हमारे आसपास की जिन चीज़ों से हैं उनसे कोरिलेट कर रहे थे वो। वहाँ पे उन्होंने बिंदु की बात करें, हम रेखा की बात करें, तल की बात करें, सरफेस की बात करें, आसपास के चीज़ों से ही कोरिलेट किए हुए थे उन्होंने। आकाश, स्पेस जिसको हम बात कर रहे हैं, आकाश स्पेस को लेकर उन्होंने ठोस की रचना की, ठोस का उनको डेफिनेशन दी। मतलब ठोस क्या था उनके हिसाब से? ठोस कि जिसका आकार होता है, ठोस जिसका आकार होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है, जिसका तल होता है, परिसीमाएं होती हैं, परिसीमाएं मतलब बाउंड्री होती हैं, और वो जो परिसीमाएं, जिसको आकाश से जो परिसीमाएं हैं उस ठोस को अलग करने वाली क्या है? परिसीमाएं हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को परिभाषा दी यूक्लिड ने, और अपनी पुस्तक में लिखा 1 से लेके 23 तक उन्होंने परिभाषा दी थी। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। क्या है सबसे पहली परिभाषा? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं, ये ठीक है, एक बिंदु डॉट, इसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा जो है, अगर हम रेखा की बात करें, रेखा ये चौड़ाई रहित, इसकी हम चौड़ाई नहीं लेते, ठीक है, लंबाई होती है, सिर्फ इतना, इधर बढ़ा दो इधर बढ़ा दो, ये सिर्फ हमारे पास क्या होगी? एक लेंथ होगी। इसके बाद एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे, अगर हम इन सिरों की बात करें, यहाँ पे भी एक बिंदु मिलेगा आपको, यहाँ पे भी, इसको आगे बढ़ाओगे आखिर में जाके भी आपको बिंदु मिलेगा। यहाँ तक अगर हम सीमित कर देते इसको, तो यहाँ पे भी एक बिंदु होता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है एक रेखा की। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो समम पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक जो सीधी रेखा, ये क्या है? बिंदुओं के ऊपर ही तो है। अगर हम इनको देखें, ये बिंदुओं के ऊपर ही तो है, बिंदुओं से मिलके ही तो बनी हुई है हमारे पास जो रेखा है, बिंदुओं से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे चौक का डिब्बा है, तो चौक के डिब्बे में हमारे पास ये चीजें होती हैं। चौक के डिब्बे में ये ठोस हो गया हमारा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ हो गया। तो जो ये चीज है, ये इसका क्या कहलाता है? एक पृष्ठ कहलाता है। ये पृष्ठ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो गई। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर हम इसमें घन की बात करें तो कितने पृष्ठ होते हैं? इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। आकाश से जो दूर कर रहा है वो इसकी क्या है? परिसीमाएं हैं हमारे पास, ठीक है। फिर क्या कहता है? पृष्ठ के किनारे, अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। जो एज हैं इसके, वो क्या है हमारे पास? रेखाएं तो हैं। अगर यहां से इसको मिलाओगे, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ठीक है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो समम पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। अगर हम समतल पृष्ठ की बात करें, ये रेखा, यहाँ पे एक और रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इन रेखाओं से ही तो मिलके बना है हमारे पास एक पृष्ठ। जो भी पृष्ठ बनता है वो किससे बनता है? रेखाओं से ही, रेखाओं से के साथ सपाट रूप से क्या होता है? स्थित होता है। देखिए अगर हम ठोस की बात करें, ठोस से लेके बिंदु तक अगर हम जाते हैं, ठोस के बाद तल पे आइए, तल से फिर रेखा पर आइए, और रेखा से बिंदु पर। अगर हम ये संरचना देखते हैं, ठोस में हमारे पास 3 विमाएं होती हैं। 3 विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। अगर हम इससे नीचे वाले पे जाते हैं तो एक विमा को छोड़ देते हैं, हम खो देते हैं उसको। तल में कितनी विमाएं होंगी? 2 ही विमा की थी हमने, लंबाई और चौड़ाई की थी। फिर रेखा की कोई विमा, रेखा की एक है, सिर्फ एक ही है हमारे पास।
यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी, रेखा पे कितनी रहेगी विमा? 1। सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं है। उसके बाद बिंदु, बिंदु की कोई भी विमा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये कुछ परिभाषाएं लिखी और इन परिभाषाओं के देने के बाद ही कुछ हमारे पास अभिगृहित और अभिधारणाएं, वो यूक्लिड की अभी करेंगे। बट इसमें एक बात बता दूं मैं कि मान लीजिए कई बार कह देते हैं कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखिए भाग, अब भाग को भी डिफाइन करना जरूरी है। क्या होता है भाग? अगर हम भाग को ये कह दें, ये परिभाषा कंप्लीट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाग क्या है। भाग को अगर हम ये कह दें कि वह अक्षेत्र, वह अक्षेत्र, तो अगर मतलब हम जो स्थान घेरता है अक्षेत्र की बात करें, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अक्षेत्र की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, परिभाषा देनी पड़ेगी। तो ये जो है डेफिनेशन की एक सीरीज से चल पड़ती है। अब अगर आगे कुछ परिभाषा दोगे क्षेत्र की तो वहां पे कुछ ना कुछ और निकल के आएगा। जैसे हम बात करें कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, तो चौड़ाई और लंबाई की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये खत्म नहीं होती, इसलिए गणितज्ञों ने इनको एज इट इज मान लिया कि ये हमारे पास सत्य है, ये हमें लेके चलना पड़ेगा और तभी हम इन चीज़ों को, बिंदुओं को, रेखाओं को और इनके तलों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसके अभिगृहित और अभिधारणाएं। यूक्लिड ने अपनी परिभाषाएं दी, परिभाषाओं को मानकर, परिभाषाएं देकर उन्होंने कुछ कथन जो सत्य थे उनकी कल्पना की। जो ये कल्पित जो कथन थे ये सर्वव्यापी सत्य थे और इसको इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला था अभिगृहित मतलब एक्सियोम्स और दूसरा था अभिधारणाएं पोस्टुलेट। पहले मैं इनमें डिफरेंस बता दूं कि हमारे पास जो अभिगृहित एक्सियोम हैं वो गणित में पूरी तरह से प्रयोग होते हैं, मतलब पूरे गणित में ही होते हैं। लेकिन अभिधारणाओं की अगर हम बात करें वो केवल ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित। ज्योमेट्री से संबंधित जो कथन थे वो अभिधारणाएं उसने दो वर्गों में बांट दिया। एक तो हमारा ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया, लेकिन ये अकेला ज्योमेट्री से नहीं था, ये ज्योमेट्री के साथ साथ जो दूसरा गणित है उससे भी संबंधित है। ठीक है, तो पहले हम एक्सियोम्स के बारे में पढ़ते हैं, अभिगृहित के बारे में पढ़ते हैं। क्या कहता है? पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। मान लीजिए जैसे अगर मैं बात कहूं, ये ए जो है, ए कोई व्यक्ति है, इसका वजन बी के वजन के बराबर है। मान लो ये 10 किलो है, ये भी 10 किलो है, और ए जो है वो सी के भी बराबर है। इसका भी 10 किलोग्राम हो गया, इसका भी 10 किलोग्राम हो गया वजन, और इसका भी 10 किलोग्राम हो गया। अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या कहा इन्होंने? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, ये भी इसके, ये भी इसके, आपस में भी क्या होती हैं? एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सिंपल सा है। फिर क्या कहता है? यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, मेरे को कोई वैल्यू दे दी इन्होंने 10 और 10, ये बराबर है। ठीक है, 10 बराबर है और इनमें हम बराबर वैल्यू जोड़ रहे हैं कोई भी। मान लीजिए मैंने 4 जोड़ दिया, 4 इसमें 4 इसमें, ये भी तो बराबर है आपस में। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ये कितना होगा? 14। ये कितना होगा? 14। तो क्या आएगा? बराबर ही आएगा। यही कह रहा था। तो पूर्ण भी, पूर्ण क्या हो गया? ये हमारा पूर्ण हो गया, इसमें ये पूर्ण हो गया, तो पूर्ण भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है? यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, मान लीजिए अब की बार जोड़ने की बजाय मैं इसको घटा देता हूं, बराबरों में से बराबरों को घटा दिया, तो यहां पे क्या बचा? 6, यहां पे क्या बचा? 6। तो जो शेषफल आया वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, संपाती क्या होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर रख दी जाए तो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लें। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और एक और वृत्त है, इसके ऊपर रखने से बिल्कुल ये इसी के ऊपर आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? संपाती हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी सारी विमाएं बराबर हों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जो भी तल है वो भी सब कुछ अगर बराबर है तो वो वस्तुएं आपस में क्या होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती होंगी तो आपस में
क्योंकि एक दूसरे को ढक लिया तो एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सर्वव्यापी सत्य हैं, लेकिन उसने इनको क्या बना दिया, एक्सियोम बना दिया, लिखित में वो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण, ये रोटी है। अब रोटी का अगर आप छोटा सा टुकड़ा लोगे, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, तो जो पूर्ण है वो इसके भाग से क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। मैंने पूरी रोटी ली थी और ये उसका भाग है, तो पूर्ण जो रोटी है वो इस टुकड़े से क्या होगी, छोटी होगी। या कोई और भी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन, ये पूर्ण लाइन है मेरी, ठीक है। अब इसका जो ये इसका भाग है, तो पूर्ण लाइन इस भाग से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के, मतलब सेम वस्तु है, एक ही वस्तुओं के दुगने, मान लीजिए आपके पास 20 रुपये है और 20-20 रुपये है, ये एक ही वस्तु हुई ना, 20 और 20, एक ही वस्तुओं के दुगने, अगर आप अब दुगना करेंगे इसको भी दुगने करेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया 40, तो दुगने परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो दुगने होंगे वो क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। अब कहता है एक ही वस्तुओं के, मान लीजिए 40 है, 40 और 40 है, एक ही वस्तु है, ठीक है, 40 किलोग्राम आटा, 40 किलोग्राम आटा, और वो कह रहे हैं उसका आधा कर दिया। आधा अगर आप करोगे, 2 से भाग करोगे तो इसको भी 2 से भाग करोगे, जो आधा आएगा वो कितना हो गया, 20 और 20, जो आधा हुआ वो भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है कुछ सर्वविदित जो सत्य थे, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, एक्सियोम दे दिया। अब हम इसके अभिधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब अभिधारणाएं करते हैं, पोस्टुलेट, जो किससे संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित है, ये हम पहले बता चुके हैं। ये हमारे पूरे गणित में प्रयोग होती हैं, ये किसके लिए, जो ज्योमेट्री से संबंधित है। अब पहली अभिधारणा क्या कहता है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, अगर मैं एक बिंदु की बात करें, एक बिंदु से, ये पी बिंदु है मेरा, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं आप, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अनेकों रेखाएं खींची जा सकती किसी भी बिंदु से। और एक दूसरा बिंदु अगर मान लीजिए मैं क्यों ले लूँ, तो सेम पोजीशन इसके साथ भी होगी, मतलब हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं यहाँ से ये रेखा, जो दोनों में से जाए वो हमारे पास केवल एक ही होगी। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक क्या खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। और दो भिन्न भिन्न बिंदुओं, अगर अलग अलग बिंदु हैं, उनसे केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर हम ऐसे करके लेके जाएंगे वो सीधी रेखा नहीं होगी, वो कर्व हो जाएगा, वक्र हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा को, देखिए आजकल हम इसको रेखाखंड बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये था, ये ए और बी, आज की जो परिभाषा है वो रेखाखंड है ये, ठीक है। लेकिन पहले यूक्लिड ने इसको रेखा ही माना था। तो आज के परिभाषा में अगर हम बात करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक रेखाखंड को अनिश्चित रूप से क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम इनको यहाँ पे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, आपकी मर्जी है, कहीं तक लेके जाइए आप, ठीक है। इस बोर्ड को भी इधर क्रॉस कर दीजिए, उस बोर्ड को भी उधर क्रॉस कर दीजिए, जहाँ तक आपकी मर्जी है। इसके बाद क्या कहता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण, समकोण मतलब जिनका मान कितना हो, 90 डिग्री हो। भाई अगर मान लो मैं ये छोटी सी त्रिभुज ले लेता हूँ और यहाँ पे ये मेरा समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, और अगर मैं ये बड़ी सी त्रिभुज ले लूँ, यहाँ पे भी मेरा ये समकोण है 90 डिग्री, ये एंगल तो हमारा सेम ही रहेगा, मान तो हमारा क्या है, सेम है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जितने भी समकोण हैं हमारे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद क्या कहता है, पांचवा, यदि एक सीधी रेखा, अच्छा तीसरा रह गया भाई हमारा, थर्ड रह गया। थर्ड में क्या है, ये हमने फोर्थ कर दिया। थर्ड, किसी को केंद्र मानकर, ये रह गया हमारा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, किसी को भी केंद्र मानकर। मतलब आप यहाँ पे प्रकार रख लो, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं पे मान लो, जहाँ पे भी मान लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको केंद्र मानकर और कितनी त्रिज्या का, छोटी त्रिज्या का बना लो, ठीक है,
इससे बड़ी त्रिज्या का बना लो, इससे बड़ी त्रिज्या का बना लो, इससे बड़ी त्रिज्या का बना लो, मर्जी है आपकी। किसी को भी केंद्र, यही पॉइंट यहाँ पे लेके आप यहाँ पे भी कर सकते। तो किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और त्रिज्या यहाँ केंद्र से ये जो दूरी, बिंदुओं की दूरी होती है वो समान दूरी, वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो ठीक है, ये हो गया। ये हमने फोर्थ के बाद बताया है, ध्यान रखें इसको। क्यों इसमें जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इस प्रकार बनाए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है। एक सीधी रेखा दो अन्य रेखाओं पर, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंतःकोण कौन से होते हैं, या तो ये अंतःकोण होंगे या फिर ये अंतःकोण होंगे। ये एक ही ओर होंगे और ये एक ही ओर होंगे। अंतःकोण तो चारों, लेकिन एक ही ओर का मतलब ये दोनों या फिर ये दोनों। तो अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, या तो इन दोनों का या फिर इन दोनों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। दो समकोण, एक समकोण तो हमारे पास 90 डिग्री, मतलब 90 प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री से कम हो जिनका, तो वे दोनों सीधी रेखाएं, ये दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो यहाँ पे इधर ये हमारा क्या होगा, अगर आप इनको मापोगे अपनी कॉपी में बना के, तो आपको इस तरफ वाला क्या मिलेगा, 180 से कम मिलेगा। और अब अगर आप इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा देते हैं, इसको अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या करेंगी, ये मिल जाएंगी, उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये दो समकोणों से क्या होगा, कम होगा। और जब दो समकोणों से अधिक होता है तो ये बढ़ती जाएंगी, ये यहाँ पे इस तरफ कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये थे यूक्लिड की द्वारा दी गई परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं, जो जिनका ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा और आगे हम जितने भी क्वेश्चंस और करेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं हम आगे अगली वीडियोज़ में किस तरह से यूक्लिड ने प्रूव करने के लिए अपनी अभिधारणा और अभिगृहितों का प्रयोग किया है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।